सभी को नमस्कार। चैनल पर एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में विस्तार से बात होने वाली है राजभाषा हिंदी पर। इसका जो राजभाषा अधिनियम है उस पर भी बात होगी। जो राजभाषा से संबंधित भारतीय संविधान में जो आर्टिकल्स हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी एक एक आर्टिकल पर जाकर, और इसकी जो विशेषताएं हैं, भाषागत विशेषताएं या इसका स्वरूप या इसकी परिभाषा, अवधारणा, वो सब कुछ आपको इस एक वीडियो से जानने को मिल जाएगी। चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। आप कहेंगे तो ये PDF ही आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो राजभाषा का अर्थ उस भाषा से है जो किसी देश या राज्य द्वारा प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकृत रूप से बोली जाती है। भारत में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 14 सितंबर को इसी कारण प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत जाहिर सी बात है सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, इसलिए यहाँ पर 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, जिसमें से हिंदी को राजभाषा का दर्जा सन 1949 में दिया गया। अब राजभाषा से तात्पर्य बनता है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों में बहुत बहुत डिफरेंस है, क्योंकि आप सबको पता होगा ये हमारे देश की कमी कह लीजिए या फिर कुछ समस्याएं नहीं है इस विविधता के चलते ही कि हिंदी कभी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। राजभाषा का दर्जा उसे ज़रूर दिया गया है, और राजभाषा जो वो होती है वो कामकाजी भाषा होती है, यानी जो शासन प्रशासन का काम है, सरकारी कामकाज है, वो राजभाषा में ही होता है, जो कि आज हो रहा है वर्तमान में हिंदी भाषा में। तो हिंदी जो है राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। हमारे संविधान में शुरू में 14 भाषाएं सम्मिलित थीं। 1961 यानी कि जब 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ तो उसमें सिंधी भाषा को भी जोड़ लिया गया। इसी तरह भाषाएं समय समय पर जुड़ती रही हैं। जब आप संविधान के संशोधन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप ये चीज़ पाएंगे, जैसे कि आज राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ने की मांग ज़ोर शोर से हो रही है। वो उसको एक अलग दर्जा देना चाहते हैं, राजस्थानी बोली से उसको भाषा के स्तर पर लाना चाहते हैं। तो इस पर काफ़ी वाद विवाद और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। 1992 में 71वां संशोधन हुआ। यहाँ पर मैंने यही लिख दिया है कि किस संशोधन में कौन सी बोली को भाषा का दर्जा दिया गया और वो 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। तो यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं। और इस तरह 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हुई हैं, जो इस तरह से हैं। ये आप चार्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसे मैं एक बार गो थ्रू कर देती हूँ। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ जो कि कर्नाटक में बोली जाती है, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 22 भाषाएं हैं जिन्हें 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जिनका जिक्र हुआ है, जिन्हें शामिल किया गया है। आगे बात कर लेते हैं हिंदी, जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, क्योंकि हिंदी की जो वैज्ञानिक लिपि है वो देवनागरी लिपि ही है। भारतीय संघ की राजभाषा संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग प्रशासनिक और विधि के कार्यों के लिए होता है। भारतीय संविधान ने राजभाषा के विकास के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। राजभाषा अधिनियम जो कि 1963 में आया था, राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग सरकारी कार्यों के लिए किया जाएगा। लेकिन एक समय बाद ऐसा कुछ बोला गया था, एक टाइम पीरियड सेट किया गया था, 10-15 साल के बाद पूर्ण रूप से हिंदी को ही प्रशासनिक भाषा मान लिया जाएगा। लेकिन आज भी देखिए ऐसा संभव नहीं हो पाया है। राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 में संशोधित हुआ। ये के विस्तृत परिचय में प्रमुख बिंदुओं के लिए राजभाषा अधिनियम देखेंगे। आगे बात कर लेते हैं राजभाषा अधिनियम की, जिस पर ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा की गई है। तो ये 1963 में आया था, जिसका संशोधन 1967 में एक बार हुआ था। यहाँ पर आप इसका समय काल भी देख सकते हैं, 10 मई 1963। आगे बढ़ते हैं। उन सभी भाषाओं का जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, यानी जाहिर सी बात है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के
जो शासकीय कार्यों में प्रयोग की जा रही है भाषा वो राजभाषा ही है। संसद के कार्य में संव्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेगी। उपबंध करने के लिए अधिनियम, जाहिर सी बात है ये थोड़ी भाषा आप देख रहे होंगे कि किस तरह से लिखी हुई है। तो राजभाषा अधिनियम की जो शैली है वो इसी तरह की है, इसलिए ये एज इट इज़ यहाँ पर लिखी हुई आपको दिखाई पड़ रही है। तो इसमें कोई क्रिएटिविटी वगैरह नहीं लाई गई है। भारत गणराज्य के 14वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। पहला पॉइंट आता है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, यानी कि यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 कहलाएगा। संक्षिप्त नाम दे दिया गया है इसको। धारा 3 जनवरी 1965 के 26वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेंगे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीख नियत की जाएगी। दूसरा आता है परिभाषाएं का। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा उपेक्षित न हो। पहला आता है का नियत दिन से धारा 3 के संबंध में जनवरी 1965 का 26वां दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के संबंध में वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबंध प्रवृत्त होता है। हिंदी से वह हिंदी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है। तीसरा पॉइंट आता है, ये कहता है कि संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का बना रहना है, यानी पूर्ण रूप से अंग्रेजी को हटाया नहीं जाएगा क्योंकि एक तरीके से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। अब आप ऐसे समझिए, किसी क्षेत्र में कोई भाषा बोली जा रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए किसी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग जो कि हिंदी भाषा में ही बात करते हैं, जाहिर है उनसे एकदम आज के आज ही बोल दिया जाए कि आप हिंदी भाषा बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आपसे अंग्रेज़ी में बात करनी है आपको, या कन्नड़ में बात करनी है, या फिर फ्रेंच में बात करनी है, स्पेनिश में बात करनी है, इस तरह से तो वो संभव नहीं है। एक समय काल दिया जाता है, एक टाइमलाइन दी जाती है कि तब तक आप जो है कोशिश करिए कि दूसरी भाषा सीख लें ताकि तब आपकी जो जैसे यहाँ पर बात हुई अंग्रेज़ी भाषा का जो प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग है उसको हटाया जा सके, यानी पूर्ण रूप से अभी एकदम एट द पॉइंट नहीं हटाया जाएगा, एक समय बाद ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी, तब तक जो है ये प्रयोग में लाई जाती रहेगी। तो यही बात इस पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में की गई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ें तो कुछ उपधाराओं का जिक्र यहाँ पर आया है। पहली उपधारा है अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ पत्र आदि के प्रयोजनों के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा, इसमें का पॉइंट है और खा पॉइंट है। केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच ये प्रयोग होगी एक इंटरलिंक के लिए, यानी इंटरलिंक भाषा के रूप में। केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय, विभाग, कार्यालय के और केंद्रीय सरकार के स्वामित्व के या नियंत्रण के किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के बीच में बातचीत के लिए इस भाषा का प्रयोग होगा, राजभाषा का। दूसरी उपधारा भी कुछ इसी तरह की है कि किस तरह से ये इंटरलिंक लैंग्वेज के रूप में काम करेगी, यानी दो जगहों को या दो देशों को, दो विभागों को या फिर दो प्रशासनिक कार्यों को कनेक्ट करने का काम करेगी ये भाषा। ये संविधान में बात की गई है इन सब के बारे में। चौथा पॉइंट आता है राजभाषा के संबंध में समिति का गठित होना। जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात राजभाषा के संबंध में एक समिति इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर गठित की जाएगी। समिति में 30 सदस्य होंगे जिनमें से 20 लोकसभा के तथा 10 राज्यसभा के होंगे। तो ये जो है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। समिति का कर्तव्य संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनरावलोकन करना होगा। पांचवा पॉइंट आता है केंद्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद। ये आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसको आपको एज इट इज़ याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो जो पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं वो आप याद कर लीजिएगा। हालांकि मैंने कुछ चीज़ें अंडरलाइन कर दी हैं ताकि जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं वो चीज़ें आपको
पता चल जाए। आगे बढ़ते हैं। छठा पॉइंट आता है कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद। जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल ने उस राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिंदी से भिन्न कोई भाषा निहित की है, वहाँ संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड 3 द्वारा उपेक्षित अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त उसका हिंदी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से नियत दिन को प्रकाशित किया जाएगा। यानी अनुवाद का भी प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो अगर कोई भी नियम पारित हो रहा है अंग्रेजी में तो उसका हिंदी में भी अनुवाद होगा, अगर हिंदी में पारित हो रहा है तो अंग्रेजी में भी अनुवाद होगा। ये वाला नियम यहाँ पर कहता है, छठा नियम। सातवां है उच्च न्यायालय में जो निर्णय होंगे वो हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग उनमें देखा जाएगा। तो वहाँ पे भी ये अनुवाद का प्रयोग किया जा सकता है। अगर अंग्रेजी में कोई भी निर्णय लिया गया है तो उसको हिंदी में उसका अनुवाद कर दिया जाएगा, या हिंदी में हुआ है तो उसका अंग्रेजी में भी अनुवाद कर दिया जाएगा। फिर आता है हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति पर अब बात कर लेते हैं, जिसमें कुछ आर्टिकल्स के माध्यम से यहाँ पर चीज़ों को बताया जाएगा। तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक बात हुई है राजभाषा के संबंध में भारतीय संविधान में। तो ये बात आपको आई थिंक पता होगी। तो अनुच्छेद 120 1 और 2 कहता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यहाँ पर लिखा है, हिंदी या अंग्रेजी का ही प्रयोग होगा। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपलब्ध न कराए तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो अंग्रेजी के शब्दों का लोप हो गया हो। अनुच्छेद 210 क्या कहता है? राज्य के विधान मंडलों में कार्य राज्य की राजभाषा में या अंग्रेजी में ही किया जाएगा। अनुच्छेद 343 कहता है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला पॉइंट कहता है, यानी अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में एक आयोग का गठन किया जाएगा। इस बारे में यहाँ पर बात हो रही है। आगे बढ़े तो अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा के बारे में बात करता है, यानी राज्य की राजभाषा क्या होगी। तो किसी राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं में से या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 343 पत्र आदि के संबंध में है, यानी पत्र आदि किस भाषा में होगा। तो जो ऑफिशियल सर्कुलर निकलते हैं वो किस भाषा में लिखे जाएंगे, इसके संबंध में आर्टिकल 346 बात करता है। आर्टिकल 347 बात करता है किसी राज्य की जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संदर्भ में इस अनुच्छेद में विस्तृत चर्चा की गई है। अनुच्छेद 348 जब किसी संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में ही होंगी। आर्टिकल 348 कहता है ये। आर्टिकल 349 कहता है भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने की संपूर्ण प्रक्रिया इस आर्टिकल में विस्तृत रूप से बताई गई है। आर्टिकल 350 कहता है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। आर्टिकल 351 कहता है संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे भारत की सामाजिक संस्कृति यानी जो समानता का भाव लोगों में पनप सके। इसकी बात करता है आर्टिकल 351 यानी 351। तो यहाँ पर आर्टिकल्स की भी बात कर ली गई है और राजभाषा अधिनियम था जो कि 1963 में आया था, उस पर भी मैंने बात कर ली है। और अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। और आपके सिलेबस से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस या फिर कह लीजिए लगभग पूरा ही सिलेबस BA हिंदी ऑनर्स 6 सेमेस्टर का मैंने कवर किया है। तो जाकर चैनल पे एक बार ज़रूर विजिट करें, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर कोई वीडियो ढूंढने में आपको दिक्कत आ रही है तो फिर आप जाकर यूट्यूब पर टॉपिक सर्च करिए, साथ में मेरा या मेरे चैनल का नाम डाल दीजिए, तो आपको वो टॉपिक मेरे चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें बेहतर नोट्स दिए जाएंगे और उस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया जाएगा ताकि आपके सारे डाउट्स
ख़त्म हो जाएं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नीचे निष्कर्ष दे रखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इसे पढ़ लीजिएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपके सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको समय समय पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।